वेलकम टू स्टडी पी क्यू। आज मैं आपको बताऊंगा कि फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन कि लीग ऑफ नेशन बेसिकली फ़ेल क्यों हुई, क्या क्या वो चीज़ें थी, क्या क्या वो वामल थे जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फ़ेल हुई, अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। और फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी और वो अब तक वही चल रही है और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फ़ेल हुई। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आता है एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर्स। तो आप जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन में कोई भी बड़ी पावर शामिल नहीं थी और जो शामिल थी वो भी बाद में निकल गई। ये नीचे आके मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें, अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं अब की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से लीग ऑफ नेशन का, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें मिलता है। मिसाल के तौर पर इसमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका शामिल नहीं था। हालांकि आप जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन को बनाने में वुडरो विल्सन ने बहुत अहम किरदार अदा किया। वुडरो विल्सन उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा इस हक़ में थे कि लीग ऑफ नेशन बने और ख़ुद अमेरिका भी उसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन अमेरिका की सेनेट ने ये कहा कि वो इसमें नहीं जाना चाहते, लिहाजा अमेरिका लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं था। तो एक वजह तो ये भी थी कि दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर लीग ऑफ नेशन का हिस्सा नहीं थी। इसके अलावा जो जापान था ये पहले उसका पार्ट था, बाद में वो निकल गया। इसी तरह रशिया भी निकल गया, इसके बाद जर्मनी पार्ट बना, वो भी निकल गया। इसी तरह जो बड़ी ताकतें थी वो इसका पार्ट ही नहीं थी। तो जब एक बड़ी पावर्स इसका पार्ट ना हो, और फ़र्ज़ कर लें कि आपकी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अमेरिका ना हो, ब्रिटेन ना हो, उसमें फ्रांस ना हो, उसमें रशिया ना हो, जापान ना हो, और बाकी सारे के सारे पूरी दुनिया के कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, तो क्या वो रन कर सकती है, क्या वो चल सकती है? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह जब भी किसी चीज़ को आपने चलाना हो, उसको रन करना हो, तो बेसिकली आपको चाहिए होती हैं बड़ी पावर्स, जो उस वक़्त अमेरिका था, जापान था, इटली था, फ्रांस था, ब्रिटेन था। तो फ्रांस और ब्रिटेन तो उसका पार्ट थे, लेकिन इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ कुछ तो थे नहीं, और जो थे वो बाद में ना थे, मतलब वो बाद में या तो निकल गए खुद ही या फिर निकाल दिए गए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर्स, के बड़ी पावर्स इसमें शामिल नहीं थी। इसके बाद आता है डोमिनेंस ऑफ फ्रांस एंड इंग्लैंड, कि लीग ऑफ नेशन पर डोमिनेंस किसकी थी? फ्रांस की थी और इंग्लैंड की थी। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड ऐसी ताकतें थी उस वक्त जो लीग ऑफ नेशन का पार्ट रही आखिरी दम तक, ठीक है। तो चूँकि यही बड़ी पावर्स थी पूरी लीग ऑफ नेशन में, तो इन्होंने ही लीग ऑफ नेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लीग ऑफ नेशन पर जो डोमिनेंस थी वो फ्रांस की और इंग्लैंड की कायम रही। इंग्लैंड बेसिकली, चूँकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा एम्पायर है, इसकी बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ थी दुनिया में, इंडिया भी इसकी कॉलोनी था, इसी तरह दूसरी कॉलोनीज़ थी। तो बेसिकली ये लीग ऑफ नेशन को यूज़ करता था अपनी कॉलोनीज़ को सही तरह मैनेज करने में, अपने इंटरेस्ट गेन करने के लिए। इसी तरह फ्रेंच की भी बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ थी, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ अपने अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए लीग ऑफ नेशन का यूज़ करते थे। तो इस तरह इनकी बेसिकली डोमिनेंस हो जाती थी। ये मतलब ये नहीं था कि बड़े इंसाफ से काम लेते थे, तो हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि डोमिनेंस थी सिर्फ दो कंट्रीज़ की, एक फ्रांस था और दूसरा इंग्लैंड था। इसके बाद तीसरा नंबर आता है राइज़ ऑफ डिक्टेटरशिप। ये वो चीज़ें हैं जो लीग ऑफ नेशन के फेलियर का बायस बने, ठीक है। एक तो एब्सेंस ऑफ पावर हो गया, दूसरा इन दोनों की अजारादारी हो गई, और तीसरे नंबर पे आता है राइज़ ऑफ डिक्टेटरशिप, कि जब चूँकि लीग ऑफ नेशन जब बनाई गई तो उसका मकसद ये था कि फ्यूचर में कोई वार ना हो बल्कि पीस हो। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वार 1 के बाद बनाई गई, ठीक है, ताकि आइंदा फ्यूचर में इस तरह की कोई भी वर्ल्ड वार ना हो। जबकि इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने इसको बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बेसिकली अपने 14 पॉइंट्स दिए थे जो काफ़ी लिबरल थे, ठीक है। लिबरलिज्म जैसे एक थ्योरी भी है। तो बेसिकली वो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे और लीग ऑफ नेशन के इंस्टीट्यूशन को यूज़ करके वो दुनिया में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। लिबरलिस्ट भी यही मानते हैं कि वो कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक होती हैं वो कभी भी आपस में वार नहीं करती, ठीक है। हमेशा वार वही कंट्रीज़ करती हैं जो जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है। तो लीग ऑफ नेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि डिक्टेटरशिप को रोकना और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। लेकिन हुआ क्या कि डिक्टेटरशिप प्रमोट होती गई, जिसमें सबसे मशहूर हिटलर हैं, ठीक है। जैसे ये जर्मनी में चांसलर बने 1933 में, इसी तरह मुसोलिनी इटली में बने, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली हिटलर और मुसोलिनी ये डिक्टेटर थे, और इनकी वजह से वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई, ख़ास तौर पर हिटलर जब इसने पोलैंड पर इन्वेड किया। इसके बाद लीग ऑफ नेशन को बेसिकली यूरोपियन क्लब कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ही थे। इसकी जो काउंसिल थी, जिस तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं,
तो इसी तरह जब लीग ऑफ नेशन कायम की गई तो उसमें एक ऑर्गन था जिसे काउंसिल कहा जाता था, जिसमें 4 परमानेंट मेंबर्स थे, ठीक है। तो उनके पास वीटो पावर थी। तो उन 4 परमानेंट मेंबर्स में से जिनके पास वीटो पावर थी, सिर्फ एक जापान ऐसा था जिसके पास वीटो पावर थी, और वो एशिया से था। बाकी 3 यूरोप से थे, ठीक है। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोपियन क्लब था बेसिकली लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो इसके बाद आता है नो आर्मी, कि लीग ऑफ नेशन के पास कोई आर्मी नहीं थी। मिसाल के तौर पर लीग ऑफ नेशन किसी कंट्री के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला लेती है। लीग ऑफ नेशन का जिस तरह एक ऑर्गन था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी कंट्री के ख़िलाफ़ कोई डिसीजन लेती है, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती है। तो बेसिकली इसके पास कोई आर्मी नहीं है जिसकी वजह से वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ये दूसरे कंट्री पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो लीग ऑफ नेशन का फ़ैसला एक्सेप्ट करे और चाहे तो उसे एक्सेप्ट ना करे। तो नो आर्मी ये इस बात का काज है, इस बात की वजह है कि लीग ऑफ नेशन बाद में फ़ेल हुई। इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर्स, तो ये एब्सेंस ऑफ ग्रेट पावर्स क्यों थी? यूएस की तो रीज़न सीधी सी है कि सेनेट ने इनकार किया था, उसने रेटिफाई नहीं किया बिल लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करने का। तो बाकी कंट्रीज़ जो थे वो कैसे लीग ऑफ नेशन से निकले? तो जापान जो था उसने बेसिकली इन्वेड कर दिया मानचूरिया पर। मानचूरिया बेसिकली चाइना का इलाका है, ठीक है। यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो जापान ने इन्वेड कर दिया मानचूरिया पर, ठीक है, जो आपका चाइना भी है। तो जब इसने इस पर इन्वेड किया तो जापान बेसिकली लीग ऑफ नेशन की जो काउंसिल थी, जो मैंने पॉइंट आपको यहाँ पर बताया, इसके पास वीटो पावर भी थी। तो जब लीग ऑफ नेशन का एक परमानेंट मेंबर और एक सुपर पावर लीग ऑफ नेशन के उसूलों को ही तोड़ेगा, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो लीग ऑफ नेशन की क्या अहमियत है, कुछ अहमियत नहीं रह जाती। तो जापान ने जब इन्वेड किया मानचूरिया पर तो उसने लीग ऑफ नेशन लाज के वायोलेशन की, और जापान को इसमें से जब जापान को ये कहा गया कि ये आपने क्या हरकत की है, तो जापान ने बजाय इसके कि वो जवाब दे, उसने सीधा सा लीग ऑफ नेशन में से रिज़ाइन किया और उसने लीग ऑफ नेशन छोड़ दी। इसी तरह जो इटली था उसने इन्वेड कर दिया इथोपिया पर, इटली भी इसी का मेंबर भी था। तो जब इसने इन्वेड किया इथोपिया पर तो इसे एक्सपेल कर दिया गया, इसे निकाल दिया गया। इसी तरह जो जर्मनी था उसने पोलैंड पर इन्वेड कर दिया, तो जर्मनी को भी निकाल दिया गया। इसी तरह रशिया भी इसका पार्ट था और उसे भी बाद में एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो पीछे सिर्फ 2 ही बचते थे, एक था फ्रांस और दूसरा था इंग्लैंड। तो ये लीग ऑफ नेशन को फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। तो सबसे आखिर में जो मेन वजह थी लीग ऑफ नेशन के फेल होने का वो था वर्ल्ड वार 2। जिस तरह लीग ऑफ नेशन का सबसे प्राइमरली ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कोई भी फ्यूचर में वार को रोका जाए और पीस को कायम किया जाए, जबकि वर्ल्ड वार 2 का होना इस बात का संदेश था, इस बात का अंदेशा था कि लीग ऑफ नेशन टोटली फेल हो चुकी है, वह दुनिया में पीस कायम करने में नाकाम हो चुकी है और अब उसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वार हो गई। वार का होना इसी बात को ज़ाहिर करता है कि कोई लाज नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं। लीग ऑफ नेशन अगर पूछे भी तो किसको पूछे, क्योंकि पूरी दुनिया ही वार की लिपट में आई हुई है, पूरी दुनिया ही जंग कर रही है। तो बेसिकली ये थी वो चीज़ें जो लीग ऑफ नेशन के फेल होने का बाइस बनी। उम्मीद है आपको किसी ना किसी हद तक इनके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।